कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिन केमिस्ट्री यूनिट सेकंड। तो यहाँ पे हमने यूनिट सेकंड शुरू कर दी थी, इसमें हमने एंटीबायोटिक्स और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट्स टॉपिक है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया और यहाँ पे आज हम शुरू करने वाले हैं एंटी मलेरिया। तो इसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, फुल देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा लेकिन कंप्लीटली हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले आपको इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मलेरिया के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता है मलेरिया के बारे में तो वेल डन, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। देखो, मलेरिया जो है आपका स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट में बताया लेकिन मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। देखो, मलेरिया आपको पता है कि वो मच्छर से होगा, ठीक है, आपने तो सुना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या होती है एक्चुअली, सबसे पहले एक ये तो पता है कि मॉस्किटो लेके आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे बेसिकली ये छोटा सा मॉस्किटो जो है, ये आप वैसे मॉस्किटो लग नहीं रहा, ये मॉस्किटो है, ठीक है। अब ये मॉस्किटो उड़ता उड़ता आपके पास आया और आपके हाथ पे, पैर पे, बाजू पे, कहीं पे भी काट दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन है, इसने आके यहाँ पे इसको बाइट कर लिया आपको, ठीक है, इसने बाइट किया। अब इस बाइट करने के बाद क्या हुआ, इसने स्किन में पूरा पेनिट्रेट किया और क्या हुआ, जब इसने वहां से, देखो पहले तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ये आपका मॉस्किटो है, ये होता क्या है, मतलब एक तरह से मॉस्किटो आपको पता है मॉस्किटो होता है, लेकिन ये मेल है फीमेल है क्या है। देखो, सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, अगर मॉस्किटो जो आपको काट रहा है सबसे पहले होना चाहिए फीमेल, क्योंकि फीमेल ही आपको हमेशा काटता है, ठीक है। फीमेल अगर आपको काटेगा, देखो इसका भी रीजन क्या होता है, फीमेल अगर ये है, अगर ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर ये यानी अगर ये लार्वा फॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि अब इसके लार्वा को जो क्या होता है, जरूरत होती है न्यूट्रिशन की। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से जो ब्लड होता है उसमें न्यूट्रिशन होता है, तो वहां से ये लेता है, ठीक है। तो इसलिए फीमेल मॉस्किटो में काटती है। ये तो हो गई इस कंडीशन में अगर बात करें। लेकिन अब मलेरिया किस कंडीशन में होगा, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हमें इतने सारे मच्छर काटते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं काटते हैं, हमें हर टाइम मलेरिया थोड़ा ना होता है। तो मलेरिया आप देखोगे स्पेसिफिकली, आप बोलोगे मैम हमें तो आज मच्छर काट के इसका मतलब मलेरिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बेसिकली इस मच्छर के पास जो भी ये मॉस्किटो रहेगा, यहाँ पे इसका तीसरी कंडीशन क्या होगी कि इसके ये इन्फेक्टेड होगी स्पोरोजोइड से, ठीक है। ये स्पोरोजोइड से इन्फेक्टेड भी होनी चाहिए। अगर स्पोरोजोइड से इन्फेक्टेड नहीं है तो अगर इसने बेसिकली इन दो कंडीशन अगर ये फॉलो कर रहा है, यानी फीमेल भी है प्रेग्नेंट भी है, अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो इट मीन्स ये काट जाएगी, फिर भी इसको आपको कोई वो नहीं होगा, क्योंकि इसके उसको ये स्पोरोजोइड से इन्फेक्टेड नहीं है। तो तीन कंडीशन बेसिकली आपको लेके यहाँ पे चलनी है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्पोरोजोइड होते हैं ना, ये स्पोरोजोइड इस फीमेल मॉस्किटो के स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर ये तीनों चीज़ें, अब मलेरिया किस पर्सन को होगा, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काट लिया, ठीक है, सपोज ही फीमेल भी थी, प्रेग्नेंट भी थी, ठीक है, और स्पोरोजोइड भी इसके मतलब एक तरह से इन्फेक्टेड भी थी, ठीक है। अब इसने आके इसको काट लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है उसको आके काट लिया। अब ये काट के क्या होगा, ये आपके ब्लड में ऑब्वियसली मतलब ब्लड लेने जाए तो क्या करेगी, जब ये ब्लड लेती है ना तो उसके बदले क्या करती है, हमारे इसमें स्लाइवा को भी डाल देती है। अब स्लाइवा में इससे क्या होता है, स्पोरोजोइट प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस स्पोरोजोइट चले गए आपके ब्लड के अंदर, कहाँ पहुंच के, ब्लड में। अब ये ब्लड से होते होते क्या होता है, ये आपके लीवर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये आपके लीवर है, ये लीवर में पहुंच गए, ठीक है। अब लीवर में जाने के बाद ये स्पोरोजोइट क्या करते हैं, अब ये स्पोरोजोइट जो है आपके, मैंने बताया ना, ये लीवर के अंदर आ गए, ब्लड के अंदर आके लीवर के अंदर सबसे पहले जाएंगे। लीवर के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, देखो स्पोरोजोइट्स ऑब्वियसली पता है नए नए आए हैं, आप स्पोरोजोइट अपना घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब पहले क्या करते हैं, अपना घर ढूंढेंगे, घर में क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोजीनी बनाएंगे, मतलब जो आपका एक तरह से मतलब अपने जो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फर्दर फिर उसके बाद फिर अपने खाना वगैरह ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे। इस तरह से मतलब पहले अपना घर यहाँ पे रेडी करेंगे। कैसे करेंगे, अभी सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जाने के बाद सबसे पहले लीवर में जाएंगे, लीवर में अपना पूरा पूरी बस्ती यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह से स्पोरोजोइट करते हैं। अभी स्पोरोजोइट सबसे पहले लीवर में एंटर किया, लीवर में क्या होता है, जो आपके हिपैटोसाइट्स होते हैं, जैसे हिपैटोसाइट मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया आपको इस तरह से। हिपैटोसाइट आपको पता है इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होते, मैंने आपको वैसे बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हिपैटोसाइट में क्या करता है, हिपैटोसाइट में या वहाँ पर जाके डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक सेल मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया है। इस सेल में आपको एक न्यूक्लियस है और जो आपको ये ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है आपकी स्पोरोजोइट्स हैं, ठीक है। ये स्पोरोजोइट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। अब देखो, जब तक ये लीवर में है ये स्पोरोजोइट हम उसको बोलेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे क्या होता है, लीवर में दो कंडीशन चलती है। अब देखो, पहले तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो ये सेल्स हैं,
हेपेटोसाइट सेल हैं, यहाँ पे एंटर किया इसने। एंटर करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे अपने प्रोजीनी बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें मतलब एक तरह से प्रोजीनी नहीं, वर्ड सही नहीं है, मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे स्पोरोजोइट, ठीक है। अब ये पैरासाइट जो है यहाँ पे पूरे मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको यहाँ से पूरा बर्स्ट कर देंगे। जब ये पूरा फैल जाएंगे तो ये सेल्स के अंदर से बर्स्ट करके बाहर आ जाएंगे। और जब इस सेल के अंदर से, यानी एक तरह से लीवर ही है, ये भी लीवर के अंदर चल रहा है सब कुछ ही, जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया लीवर के अंदर ही सब कुछ चल रहा है। अब लीवर के अंदर से ये पूरा बर्स्ट होके सेल को बर्स्ट करके इनको लीवर को भी वो कर रहे हैं हमारे इन्फेक्टेड लीवर को भी यहाँ पे पूरा बेकार कर देंगे ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जब यहाँ से लीवर से वापस आएंगे ये, अब देखो पहले लीवर में आए थे, इसको हम स्पोरोजोइट बोल रहे थे, ठीक है। अब जब ये लीवर से बाहर आ गए तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, मीरोजोइट्स, ठीक है। अब देखो एक तो कंडीशन चल रही है कि लीवर में जो सेल्स हैं ये यहाँ से मतलब पूरा अपने तना मतलब पूरा अपनी अपनी सेरों को बढ़ाकर और बाहर आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब एक कंडीशन और चलती है लीवर में, यहाँ पे जो लीवर की सेल्स आपको अलग से दिखाया मैंने। अब यहाँ पे क्या होता है, लीवर में ग्रो तो होंगी, लीवर की सेल में ग्रो होंगी आराम से। क्या होगा फिर, ये क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ स्पोरोजोइट ऐसे होते हैं जो यहाँ पे डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। डोरमेंट मतलब एक तरह से आपने देखा होगा ना, सीड, जो हमारे सीड भी होते हैं, सीड होते हैं वो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। डोरमेंट स्टेज एक तरह से स्लीपिंग स्टेज हम इसको बोल सकते हो, ठीक है। कौन सी स्टेज मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, डोरमेंट फॉर्म में ये चले जाते हैं एक तरह से आप बोल सकते हो, और इसको हम स्लीपिंग स्टेज भी बोल देते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से बाहर नहीं आएंगे सेल, देखो इस कंडीशन में बाहर आ रहे थे लेकिन ये सेल से बाहर नहीं आएंगे स्पोरोजोइट्स, ये अंदर ही रहेंगे और इसको हम बोलते हैं हाइप्नोजोइट्स। हाइप्नोजोइट्स हो गए, यहाँ पे मीरोजोइट्स हो गए, यहाँ पे स्पोरोजोइट्स हो गए। तो तीनों में थोड़ा सा फर्क रहेगा, तो इन तीनों को मैंने आपको बता दिया कैसे। यहाँ पे ये अंदर ही रहेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको डोरमेंट फॉर्म क्यों बोला है, स्लीपिंग स्टेज क्यों बोला है, जैसे मान लो कि आज किसी पर्सन को वैसे एकदम से नहीं होता मलेरिया, उसको थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्योंकि लीवर में सबसे पहले अटैक करते हैं ना, तो कुछ इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वहाँ पे कि इतने टाइम बाद ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हफ्ता 2 हफ्ता तक ये मतलब एक तरह से इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, यानी पूरे ग्रो करेंगे अंदर। फिर ग्रो करने के बाद आपका ब्लड के अंदर आएंगे, ब्लड के अंदर आने के बाद जो आरबीसी है उसके ऊपर अटैक करेंगे। इस तरह से इनका काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, डोरमेंट स्टेज में मैं बात करी थी। डोरमेंट स्टेज में क्या होता है, बेसिकली ये जो स्पोरोजोइट होते हैं आराम से अंदर जाके बैठ जाते हैं, स्लीपिंग स्टेज में रहने सो जाते हैं वहाँ पे। अब ये बाहर नहीं आते। देखो हाफ इसमें से क्या होंगे, वो ब्लड में जाएंगे, हाफ इसमें से क्या होंगे, कुछ मतलब हाफ नहीं, तरह से आप बोल सकते हो, जितने भी आप लगा सकते हो। वैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ जो होंगे वो स्लीपिंग स्टेज में जाकर आराम से सो जाएंगे। अब मान लो किसी पर्सन को जैसे मलेरिया हुआ था पहले, अब आप देखोगे अचानक से उसको फिर मलेरिया हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो ये आपके स्पोरोजोइट्स होते हैं ना, ये एकदम से जाग जाते हैं, क्योंकि स्लीपिंग स्टेज में थे। अभी दोबारा जब जागेंगे ना, तो एकदम से ये क्या करेंगे, आपका फिर वही जो उसने पहले किया था, मलेरिया की कंडीशंस आने मतलब सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करना शुरू होगा। तो यहाँ पे कुछ जो होते हैं स्पोरोजोइट वो चालाक होते हैं, वो आपके हेपेटोसाइट्स में जाके बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, इस स्टेज में चले जाते हैं, स्लीपिंग स्टेज में चले जाते हैं। और कुछ क्या होता है, ये आपका पूरा आपके ब्लड पे जो रेड ब्लड सेल होती है उसके ऊपर हल्ला बोल देते हैं कि भाई चलो उसको मारते हैं, पूरा वहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे आपकी बॉडी से, उसके बाद पूरा ग्रो करेंगे और आपकी बॉडी को पूरा खराब कर देंगे। अब देखो यहाँ पे अब मैं इस कंडीशन में आ गई थी। देखो अगर जब तक ये लीवर में है तो उसको हम बोलते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। जब ये आपके ब्लड में एंटर कर रहे हैं, अभी देखो ब्लड में आ गई, यहाँ पे ब्लड की कहानी चल रही है। अब जब इसने ब्लड में एंटर किया, ब्लड में आने के बाद इसको इरिथ्रोस्टैटिक स्टेज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सो हटा दो तो इरिथ्रोस्टैटिक स्टेज हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दूसरी स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ये आपकी इरिथ्रोस्टैटिक स्टेज चल रही है। मैं आप लिख देती हूँ एक बार, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब देखो ये मीरोजोइट जो थे, ये देखो मीरोजोइट लीवर के आने के बाद हमने इसको नाम दिया था, ठीक है। अब ये आपके रेड ब्लड सेल पे जाएंगे, ठीक है। अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आपके, बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं सेल के अंदर जाके बैठ जाते हैं आराम से, ठीक है। हम ग्रो करेंगे, ठीक है, पैरासाइट से आराम से। अब यहाँ पे जो पैरासाइट है ग्रो करने के बाद कुछ इसमें से क्या होते हैं, अपने जो गैमेटोसाइट्स भी बनाते हैं यहाँ पे, मेल और फीमेल गैमेटो, यानी इस स्टेज को हम बोलते हैं ट्रोफोजोइड्स। ये आपकी सेल के अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रोफोजोइड्स में क्या होगा, मेल गैमेटोसाइट होगा और फीमेल गैमेटोसाइट होगा। अब यहाँ पे इसकी कंडीशन हम थोड़ी बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। अब यहाँ पे ग्रो करने के बाद यहाँ पे कुछ तो क्या करे, ट्रोफोजोइड्स बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ क्या करे, कुछ पूरा मैच्योर होके बर्स्ट होके बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये आपकी रेड ब्लड सेल को बर्स्ट कर रहे हैं। बेसिकली आपकी रेड ब्लड सेल के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, ऑब्वियस बात है,
तो ये न्यूट्रिशन को यहाँ से लेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे और देन क्या करेंगे, यहाँ से बर्स्ट होके ऐसी साइकिल क्या करते हैं ये और ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जाने के बाद और भी जो आपके रेड ब्लड सेल होंगे उसको इन्फेक्ट करके इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो रेड ब्लड सेल है वो लॉस हो रहा है। अब रेड ब्लड सेल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका रेड ब्लड सेल जब डेथ होगी उसकी रेड ब्लड सेल की, तो क्या होगा यहाँ पे, हम इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो यहाँ पे पेशेंट को एनीमिया हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल लॉस हो रहा है, डेड हो रहा है। और किस वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, ठीक है, आया था। अब देखो यहाँ पे ये स्टेज हमने खत्म कर लिया। अब देखो इस स्टेज की हमने बात की थी। अब आप कहोगे कि मैम जो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स बने हैं कि आपस में फ्यूज करके हमारी बॉडी के अंदर ही और स्पोर्स बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कंडीशन आप बोल सकते हो थोड़ी सी ठीक है कि हमारी बॉडी में फर्टिलाइज नहीं करते एक तरह से, ठीक है। अब देखो ये कैसे करते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं, लेकिन ये फ्यूज नहीं करते। ये फ्यूज कब करते हैं, जब अगेन आपको कोई मॉस्किटो आके काट जाता है, ठीक है। मान लो ये आपके ब्लड में आपको ऐसा चल रहा था, अब अगेन कोई मॉस्किटो आया ऐसे उड़ता उड़ता और आपको उसने बाइट कर लिया। अब ये गैमेटोसाइट तो बने हुए थे, अब गैमेटोसाइट उसने ऐसे ब्लड के टाइम पे क्या हुआ, जैसे ब्लड लिया तो ब्लड के टाइम पे ये जो गैमेटोसाइट है ये भी आ गए इसके गट के अंदर, ठीक है। अब ये जो गैमेटोसाइट है ये मच्छर के गट के अंदर जाएंगे और गट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे। अब देखो ये जो अगर मच्छर हेल्दी हुआ, मच्छर हेल्दी मतलब इसको कोई स्पोरोजोइट्स का इन्फेक्शन नहीं है, मच्छर को ये बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है। इस टाइम पे अगर ये एक इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेता है और इस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर गैमेटोसाइट भी है, ठीक है, गैमेटोसाइट को लेगा यहाँ से ब्लड के थ्रू, अब यहाँ पे मच्छर के गट में जाएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तरह से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद फिर आपको पता है पूरी प्रोसेस चलती है, ऊ साइड से बनते हैं, यहाँ पे ऊ साइड से बनने के बाद यहाँ पे पूरा एक स्पोरोजाइट्स बन जाता है, यानी मच्छर भी इन्फेक्टेड हो गया अब इससे। अब ये मच्छर जो है किसी को भी काट सकता है। अब ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, अब इस मच्छर को गलती थोड़ी ना थी, इस मच्छर ने एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, अब इस मच्छर को दोबारा से मलेरिया हो गया, ठीक है। मलेरिया होने के बाद दोबारा अब ये तो इन्फेक्टेड हो गया ना मच्छर, अब दोबारा ये मच्छर क्या करता है, किसी और को काटेगा जाके तो उसको भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो ये पूरी कहानी चलती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ छूट भी गया होगा ना अभी, तो मैं आपको आगे आएगा तो इसमें बता दूंगी, ठीक है। तो मैंने वैसे आपको पूरा यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिए। अब देखो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी ना तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। ये जो आप वहाँ पे सिंपल लिखा होगा कि इसके ऊपर एक्ट करे दवाइयाँ, इसके ऊपर मेडिसिन एक्ट करती है, तो अगर आपको पहले आपने पढ़ लिया ना तो ऑब्वियसली बात है आपको ईजिली ड्रग्स समझ आ जाएंगी। तो अब हम चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। और देखो मैंने आपको थ्योरेटिकली थोड़ा बताया कि मलेरिया जो है वो कैसे, अगर आपको यहाँ से पढ़ना हो तो पढ़ लेना। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, मलेरिया जो है इज अ डिसीज इज कोज्ड बाय अ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। देखो ये पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, आगे उसकी और क्लासिफिकेशन आती है, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। देखो ये एक इंसान से दूसरे इंसान को भी फैल सकता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो किसी एक इन्फेक्टेड इंसान जो मलेरिया से इन्फेक्टेड है, अगर उसको कोई हेल्दी मच्छर के काट लेता है और वो हेल्दी मच्छर जो है इन्फेक्टेड हो गया, अब वो इन्फेक्टेड मच्छर जो क्या करता है दूसरे इंसान को काटेगा, तो इस तरह से वो ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो ये भी हम बोल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है द वर्ल्ड मलेरिया जो है ऑर्गेनाइज फ्रॉम द इटालियन टर्मिनोलॉजी से इसका आया है। मल का मतलब होता है, यानी मल और एरिया का मतलब होता है बैड एयर, बिकॉज प्रोटोजोआ ऑफ अ प्लाज्मोडियम स्पीशीज आर ट्रांसमिटेड बाय अ मॉस्किटोज, ठीक है। तो उसका बैड एयर्स, इटालियन का है तो आपको लर्न करना पड़ेगा सिंपल। अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, ये चारों जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अलग से इटियोलॉजी जो है मलेरिया की आपको सिलेबस में मेंशन है, तो यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी। इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया क्या है यहाँ पे, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर ब्लड बोर्न प्लाज्मिड पैरासाइट्स, मलेरिया इज कोज्ड बाय 4 स्पीशीज। तो यहाँ पे आपको स्पीशीज के नेम लर्न करने पड़ेंगे। प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओव्यूल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये तीनों तो थोड़े इजी से हैं, लेकिन जो फेल्सीपेरियम है जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा इसका इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन हमारी बॉडी में करता है, यानी उतनी बड़ी हमारे बॉडी में ये मतलब एक तरह से हार्मफुल इफेक्ट, डेंजरस इफेक्ट शो करता है। सबसे डेंजरस स्पीशीज जो है ये वाली स्पीशीज है, दूसरे नंबर वाली, ठीक है। विवेक्स ओव्यूल थोड़ी सी फिर भी आप बोल सकते हो। देखो डेंजरस क्यों है, इसका रीजन क्या है अब डेंजरस होने का। देखो हमने देखा था कि मलेरिया पहले क्या करता है, जब मलेरिया को स्पोर्स आता है, ठीक है, जब भी कोई स्पोर्स आएगा सबसे पहले वो लीवर पे अटैक करेगा। लीवर पे अटैक करने के बाद इसका इंक्यूबेशन थोड़ा टाइम चलेगा। इंक्यूबेशन यानी इसके सिम्टम आना एक इंक्यूबेशन के बाद शुरू होंगे, ठीक है। जब ये ब्लड में एंटर करते हैं ना तब जाके आपके जो सिम्टम्स वगैरह आना शुरू होते हैं, एनीमिया वगैरह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना सिम्टम्स में
देखो कई जो आपका फैल्सीपेरम जो है ना, ये बेसिकली क्या करता है, फैल्सीपेरम ये डायरेक्ट लीवर पे नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट क्या करता है आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। आरबीसी में यहाँ पे एक तरह से स्टिकी कर देगा इसको, और यहाँ पे एक तरह से क्लम्प्स बना देगा आरबीसी के, ठीक है। और ये क्या करता है, आरबीसी में जब ये क्लम्प्स बन जाते हैं तो यहाँ पे कैपिलरीज में जाके क्या होता है, देखो क्लम्प्स बनेंगे आरबीसी के, क्योंकि इसने डायरेक्ट आरबीसी को आकर अटैक किया, यहाँ पे लीवर के पास नहीं गया, इसने डायरेक्ट आरबीसी को जाके अटैक किया। अटैक करने के बाद यहाँ पे इस आरबीसी को स्टिकी कर दिया। स्टिकी करने के बाद ये क्लम्प बना लिए इसने। क्लम्प अब क्या होंगे, वो आपके जो कैपिलरीज होती है वहाँ पे जाके चिपक जाएंगे, स्टिकी है ना वो। उसके बाद क्या होगा, जो सर्कुलेटरी जो अटैक होते हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डेथ भी कोज कर सकता है, इतना भयानक होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम में जरूर लिख के आना, मैंने अब लिखा भी हुआ है। तो हम लिखा हुआ है थ्री ऑफ which are produce mild form of malaria by destroying the RBC and production anemia, सॉरी प्रोड्यूस एनीमिया, यहाँ पे एनीमिया कोज कर देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो आपका ये जो फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में बहुत मोस्ट डेंजरस स्पीशीज है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, कॉजेज इन्फेक्शन इन आरबीसी एंड आरबीसी को स्टिकी कर देती है और फॉर्म करती है क्लम्प्स को इन कैपिलरीज एंड कोज द सर्कुलेटरी अटैक, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है डेथ के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हर एक साल बहुत सारी लोगों को मारती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्यूरलिन्स दिया है यहाँ पे, अगर आप सिलेबस में देखोगे ना, क्यूरलिन्स आपको दिया है। उसके बाद बिग्नोनाइट्स आपके पास हैं, ठीक है, इसको हम डाई हाइड्रोट्राइजीन्स भी बोल देते हैं। उसके बाद मिसलेनियस आपको ड्रग्स दिए हैं। तो ये तो थोड़ा इजी सा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्लासिफिकेशन दी हुई है, ठीक है। अगर आप सिंपल सिलेबस में देखोगे तो डायरेक्ट आपको ड्रग्स मेंशन है, लेकिन कौन सी कैटेगरी से मेंशन है ये नहीं आपको बताया। तो ये भी हमें देखना है कि जो सिनकोना एल्कोहॉइड्स होते हैं उसमें आप क्यूनिन सल्फेट लेते हो बेसिकली, ठीक है। 4 अमीनो क्यूनिन से हम क्लोरोक्यूनिन यहाँ पे लेते हैं, इसका हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी, इसका हम सिंथेसिस भी देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अमीडो क्यूनिन आता है, मीफ्लक्यूनिन आती है हमारे पास, 8 अमीनो क्यूनोलिन आती है, ठीक है। इसको हम क्वीनिन भी बोल देते हैं, और पैमा क्वीन इसमें आती है, ठीक है। 9 अमीनो एक्रिडीन में हमारे पास क्यूनोक्रीन आती है HCl, ठीक है। उसके बाद ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी की क्यूनोलाइट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये पहली कैटेगरी क्यूनोलाइट्स की। तो क्यूनोलाइट्स में हमारे पास क्यूनोलाइट क्यों बोला है, ये सारी की सारी आप देखोगे ना फर्दर, ये सारी क्यूनोलाइट्स के अंदर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे आप इसके अंदर क्या होता है, क्यूनोलाइट की एक रिंग होती है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं, इसको क्यूनोलाइट की डेरिवेटिव्स है, ठीक है। उसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन निकलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूनोलाइट्स जो है, क्यूनोलिन्स जो है बेसिकली बेंजीन और पायरिडीन का एक फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्यूनोलाइट। तो यहाँ पे ये रिंग सब में कॉमन होगी, आप देखोगे ना सब में कॉमन रिंग आएगी। अब सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे सिनकोना एल्कोहॉइड्स जो है, इसमें हमारे पास क्यूनिन निकलता है, तो इसके बारे में हम पहले देखते हैं। तो क्यूनिन सल्फेट जो है हमारे पास है, एक तरह से ये एल्कोहॉइडल डेरिवेटिव है, सिनकोना बाग से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, और इसमें आपका इसका ये फॉर्मूला है, सॉरी इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो ये वाली रिंग सब में कॉमन है, ये देखो यहाँ पे भी कॉमन है, बाकी आपको ये सारा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में जो प्लाज्मा इफेक्ट करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फॉर्म होती है उसमें इफेक्ट इसका शो करता है। अब बेसिकली क्या करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली क्या है। अब देखो मैंने आपको बताया था जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी आपको दी है अराउंड में, और इस आरबीसी के अंदर आपका जो पैरासाइट है वो आगे जाके बैठ चुका है, ये आपको ब्लैक वाला जो एक और अंदर गोल वाला है, ये आपका पैरासाइट है। अब इस पैरासाइट के अंदर होता है वैक्यूल्स, ठीक है, ये वैक्यूल है इसका, ठीक है। अब जो वैक्यूल होता है ना ये, अब इस वैक्यूल के अंदर पूरी कहानी चलती है। अब जो ये कहानी नीचे चलेगी ना, ये पूरी वैक्यूल के अंदर चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा एक बार दोबारा बता रही हूँ, आपका जो आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर क्या हुआ था, इस आरबीसी के अंदर जो आपका पैरासाइट है ना वो जाके बैठ चुका था, ठीक है। अब ये पैरासाइट जो है पैरासाइट थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा बता देती हूँ। ये आपका है पैरासाइट, ये आपका पैरासाइट है, और ये आपका इस पैरासाइट का वैक्यूल है, ठीक है। अब ये आपका आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है, ये आपका पैरासाइट है, ठीक है, और ये इसका पैरासाइट का वैक्यूल है। वैक्यूल आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक इसके लिए, कहीं वाटर कंटेनिंग भी होते हैं, ऐसे काफी कुछ होता है, ठीक है, लेकिन वैक्यूल है। अब इस वैक्यूल के अंदर जो भी कहानी चलेगी ना, यहाँ पे मैंने बनाया होगा, ठीक है। अब इस पैरासाइट के अंदर वैक्यूल के अंदर बेसिकली इस पैरासाइट के वैक्यूल के अंदर यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है, ये आपको पता है आरबीसी है तो हीमोग्लोबिन तो हो गई होगा। हीमोग्लोबिन जो आपका आरबीसी का हीमोग्लोबिन है वो वहाँ पे इसको इस्तेमाल करके
एनर्जी लेता है वहां से ये पैरासाइट, और क्या करता है, जो इसके अंदर क्या होता है, देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है बेसिकली, पैरासाइट की बात कर रही हूँ, ये वैक्यूल के अंदर चल रहा है, ठीक है। ये हीम जो है ये टॉक्सिक होता है, इसने पहले क्या किया, हीम को और ग्लोबिन को दोनों को तोड़ दिया, इस ग्लोबिन से इसने एनर्जी ले ली, जो भी एनर्जी लेगा ये सारी इस अमीनो एसिड से लेगा। ग्लोबिन क्या है, एक तरह से प्रोटीन है, इसको तोड़ के अमीनो एसिड यानी एनर्जी के फॉर्मेशन में यूज कर लिया। हीम जो है इस पैरासाइट के अंदर चले ना, तो यहाँ पे हीम जो है ये वैक्यूल के अंदर हीम जो होता है ना ये टॉक्सिक होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये पैरासाइट के लिए भी बहुत टॉक्सिक है, और हीम हमारे हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और इस पैरासाइट के लिए भी टॉक्सिक है। तो ये पैरासाइट इतना चालाक होता है कि ये क्या करता है, एक हीम पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से ये हीमोजोइन में इसको कन्वर्ट कर देता है अपने वैक्यूल के अंदर। ये बहुत नॉन टॉक्सिक है, ये पैरासाइट को नहीं मार पाएगा। अगर देखो यहाँ पे अगर हम एक अंदाजा लगाओ कि जो ये अगर हम इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दे, इस एंजाइम को अगर हम ब्लॉक कर दे, तो ये हीमोजोइन तो बन ही नहीं पाएगा, ये टॉक्सिक जो है सब चांस ये क्या करेगा, इस पैरासाइट को मार देगा, ठीक है। वैसे जनरली क्या कर रहा है ये जो पैरासाइट है जनरली क्या करता है, हीम को इसमें कन्वर्ट कर देता है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट ही नहीं होने देंगे, ताकि क्या होता है ये हीम जो है इसको पैरासाइट को मार देगा। तो इस तरह से फंक्शन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्विनीन है बेसिकली, देखो 5 ड्रग जो है बेसिकली इस तरह से काम करती हैं, क्लोरोक्विनीन, क्विनीन और ये सारा जो है, ये 5 ड्रग जो है इस तरह से इस एंजाइम को यहाँ पे ब्लॉक करती हैं, और हीम जो टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक जो होता है अपना भी ये इसको वैक्यूल जो पैरासाइट है इसको किल कर देती है। अब देखो ये हमारे रेड ब्लड सेल को भी मारती है, क्योंकि अब देखो रेड ब्लड सेल तो वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि इसका तो पैरासाइट का अटैक हो ही चुका है, तो ऑब्वियसली बात है ये कभी चला भी गया कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे हम रेड ब्लड सेल हमारे पास नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कैसे यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने क्लोरोक्विनीन दिया इसको, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल की बात हमने क्यों की थी बेसिकली, इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्यों दे रही हूँ मैं वैक्यूल का, क्योंकि जो ये वैक्यूल है ना, इस वैक्यूल के पास यहाँ पे इस तरह से क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लोरोक्विनीन दिया, ठीक है, ये क्लोरोक्विनीन मैंने एग्जांपल ले रही हूँ, एक हमने यहाँ पे दिया इसको, अभी क्लोरोक्विनीन पैरासाइट के अंदर जाएगी, पैरासाइट अंदर जाने के बाद ये वैक्यूल के अंदर एंटर करेगी। अब इस वैक्यूल का जो पीएच होता है ना यहाँ पे एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है इस वैक्यूल का। अब इस वैक्यूल का पीएच एसिडिक होता है, तो यहाँ पे ये जब जो क्लोरोक्विनीन है जब ये एंटर करते हैं इस वैक्यूल के अंदर, क्योंकि सारी हमें ड्रग कहाँ पहुँचानी है, वैक्यूल के अंदर पहुँचानी है, तभी जाके इस एंजाइम को ब्लॉक कर पाएगी वो। तो यहाँ पे ये जो आपकी क्लोरोक्विनीन गई है, यहाँ पे प्रोटोनेटेड हो जाती है, जाके क्या हो जाएगी, प्रोटोनेटेड। अब देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्विनीन दिया है, ये क्विनीन दी है, ठीक है, या क्लोरोक्विनीन जो भी बोलो वो दिया है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो जब ये ड्रग अंदर जाके प्रोटोनेटेड हो जाएगी, ये एसिडिक एनवायरमेंट है, तो यहाँ पे जाके जो ये ड्रग है वैक्यूल के अंदर जाके प्रोटोनेटेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोटोनेटेड हो जाती है तो ये बाहर नहीं आ सकती वैक्यूल के उसके बाद, ठीक है। क्विनीन जो है वापस बाहर नहीं आएगी, ये अंदर ही रहेगी, और अंदर रहने के बाद क्या करेगी, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी, और ये एंजाइम यहाँ से ब्लॉक होने के बाद ये हीम में रह जाएगा, हीम टॉक्सिक है तो ये पैरासाइट को मार देगा। तो इस तरह से इसका फंक्शन शो होता है। अब यहाँ पे एक तरह से ना आप बोल सकते हो एक्सेप्शन, आप बोल सकते हो एक क्लोरोक्विनीन के साथ एक्सेप्शन है। अगर यहाँ मैंने बात की थी फैल्सीपेरम, जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है जो बहुत डेंजरस वाला है, उसके ऊपर ये क्लोरोक्विनीन काम नहीं करती। ये फैल्सीपेरम के ऊपर एक बार इसकी स्पेलिंग देख लेना, फैल्सीपेरम जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है, इसके ऊपर ये क्लोरोक्विनीन काम नहीं करती। अब इसका रीजन क्या है, अब आप देखोगे क्लोरोक्विनीन इसके ऊपर काम नहीं करेगी, ठीक है। हम यहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं, जैसे आप ना जब मलेरिया का जब टेस्ट कोई भी किसी पर्सन अगर मलेरिया का टेस्ट कराया है तो उसको पता होगा कि यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन से प्लाज्मोडियम के थ्रू आपका जो इन्फेक्शन है हुआ है। तो यहाँ पे हम चेक करवाते हैं, अगर इन्फेक्शन इसके थ्रू हो रहा है ना, फैल्सीपेरम के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोरोक्विनीन काम नहीं आएगी। क्यों नहीं काम आएगी, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे क्या करती है, अगर हम इसको अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को इस पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम उसको क्लोरोक्विनीन दे रहे हैं तो क्या करती है, इस वैक्यूल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे इन्फ्लक्स ट्रांसपोर्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो वैसे नॉर्मल केस में अगर इन्फ्लक्स ट्रांसपोर्ट अगर नहीं होते, ठीक है, लेकिन जब आप क्लोरोक्विनीन देते हो ना तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अपने आप ही बना लेते हैं एक तरह से, अब वैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लक्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जब आप यहाँ से क्लोरोक्विनीन वैक्यूल के अंदर एंटर करेगी ना, अब ये क्लोरोक्विनीन एंटर कर गई अंदर, लेकिन ये प्रोटोनेटेड भी हो गई क्योंकि एसिडिक पीएच है। अब यहाँ पे प्रोटोनेटेड होने के बाद ये क्या करती है, यहाँ से इन्फ्लक्स हो जाती है। वैसे अगर इन्फ्लक्स नहीं होनी चाहिए थी,
ये क्या करते हैं, ये पैरासाइट यहाँ पे इतना चालाक होता है, इसको इन्फ्लक्स कर देती है, और जब ये इन्फ्लक्स हो जाएगी क्लोरोक्विनीन तो ये काम ही नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से ये इतना इसके लिए हम इसको इसमें ट्रीट नहीं करते। इसके अलावा हमें यहाँ पे और भी ड्रग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं इससे, ठीक है। लेकिन क्लोरोक्विनीन अगर दोगे तो उससे इलाज नहीं हो पाएगा, अगर स्पेसिफिक इस वाले पैराजोट का अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो ये इसका इसका जो एक्सेप्शन था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप मलेरिया पैरासाइट क्या होता है कि डाइजेस्ट करता है होस्ट सेल, ठीक है, हीमोग्लोबिन, वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपका इसके यूजेस दिए हुए हैं टू ट्रीट द मलेरिया, और यहाँ पे स्पेसिफिकली किसको ट्रीट कर रही है, फैल्सीपैरम को, ठीक है। ये क्विनीन आप दे सकते हो फैल्सीपैरम की कंडीशन में, क्विनीन बाहर नहीं आएगा वहां से, क्विनीन इन्फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे 4 अमीनो क्विनोलिन, इसमें आपको क्लोरोक्विनीन पढ़ना है, इसकी सिंथेसिस भी पढ़नी है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें आपका पढ़ना है आपको क्लोरोक्विनीन आपका है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि स्ट्रक्चर ही है पूरा, इसकी सिंथेसिस अब आपको पढ़नी है। इसमें क्विनीन रिंग है, उसके बाद आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, उसकी सिंथेसिस देखो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे इसको 4,7 डाइक्लोरोक्विनीन से हम इसको बनाते हैं, ये आपकी स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद इसको अगर हम इसमें 4 अमीनो 1 डाइथाइल अमीनो पेंटेन इसमें इसके साथ अटैच करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको कंडेंस किया गया, यहाँ पे HCl निकलेगा, जो यहाँ से और यहाँ से ये HCl अटैच होगा, मतलब HCl यहाँ से निकलेगा और यहाँ से दोनों कंबाइन कर जाएंगे, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा अल्टीमेटली क्लोरोक्विनीन, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लोरोक्विनीन बन जाएगा, इसकी सिंथेसिस बड़ी ईजी है। अब इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया सेम है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ठीक है, सेम रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये फैल्सीपैरम को नहीं करेगा, ये बेसिकली विवैक्स जो होता है प्लाज्मोडियम उसमें हेल्प करता है, ठीक है, उसको ट्रीट करता है, जो भी विवैक्स के थ्रू होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेशन एजेंट है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एमिडोक्विन, इसका स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर जो नोट्स आएंगे तो एक बार इसको देख लेना जरूर। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है सिंपल, यहाँ पे इसमें एक डेरिवेशन की गई है, बाकी तो सिंपल है, ये सिंपल मॉडिफिकेशन यहाँ पे की है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको पीछे बता दिए, ठीक है, सेम है, और यूजेस भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे इसके। सिंथेसिस जो है इसके हम आगे देखने वाले हैं। सिंथेसिस आप देखो यहाँ पे, अब हम देखने वाले हैं 8 अमीनो क्विनोलिन, ठीक है। इसमें आपको 2 ड्रग दी है, प्रीमाक्विन और दी है, और उसके बाद पेमाक्विन दी है। इसका हमें सिंथेसिस पढ़नी है, तो यहाँ पे सिंथेसिस लिखी हुई है इसकी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर, इसके यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो भी रहेगा वो देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 8 अमीनो क्विनोलिन जो है आपका बेसिकली ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप इस आर में और डेरिवेशन करोगे, यानी इसमें अगर आप देखो, अगर इस आर की जगह पे अगर ये वाला ग्रुप आप लगाओगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रीमा क्वीन बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस आर की जगह पे ये लगाओगे तो ऑब्वियस बात है हमारे पास फॉर्म हो जाएगा ये पैमा क्वीन का। अब इस पैमा क्वीन की आपको सिंथेसिस देखनी है, ठीक है। यूजेस आपको पता है ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, और बेसिकली जो ये ड्रग्स है ना, इसके यूजेस में क्या कर सकते हो आप, ये एक तरह से रेडिकुलर क्योर करती है, नहीं जड़ से इलाज करती है मलेरिया का। अब कैसे करती है, जब हमने पढ़ा था ना पीछे, देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास ये हाइपनोजोइड्स होते हैं, और यहाँ पे आपके जो मीरोजोइड्स होते हैं, मीरोजोइड्स आपके लीवर के बाद यहाँ पे आगे बनते हैं, ठीक है। जब लीवर की सेल से निकलते तो मीरोजोइड बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये स्लीपिंग स्टेज, इन दोनों के ऊपर यहाँ पे इन दोनों को इनिबिट करती है, इन दोनों को बनने नहीं देगी यहाँ पे। अगर ये दोनों नहीं बनेंगे तो ऑब्वियस बात है हमें बाद में जो मलेरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, दोबारा मलेरिया हो सकता है, तो वो भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो ये चल रहा है इसको भी इनिबिट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे और इस स्टेज पे, इन दोनों स्टेज पे ये उसको इनिबिट करती है, ठीक है, ये मीरोजोइड करती है, ठीक है। और आप और क्या बोल सकते हो, जो आपकी ये जो ड्रग है प्रीमाक्विन जो ड्रग है, ये आपकी जो ये गैमेटोसाइट है इसकी ट्रांसमिशन को भी यहाँ पे इनिबिट करती है। अभी जब आगे नहीं जा पाएंगे तो ऑब्वियस बता और भी मलेरिया इन्फेक्टेड, और भी जो मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड नहीं हो पाएगा, और आगे जो पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से भी एक्ट करती है। तो 3 मैंने आपको बता दिया, एक तो ये आपका इस गैमेटोसाइट को इनिबिट करती है, इसकी ट्रांसमिशन को इनिबिट करती है, और दूसरा यहाँ पे ये वाला हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, हाइपनोजोइड्स वाला, ठीक है। तो इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर भी हो गए। अब इसके हम देखते हैं सिंथेसिस। तो यहाँ पे आपको 4 मिथोक्सी 2 नाइट्रो बेंजोमाइड आपको दिया हुआ है, ये रिएक्ट करता है नाइट्रोबेंजीन से, ठीक है। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में यहाँ पे आपका ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 मिथोक्सी 8 नाइट्रोक्विनोलिन में एक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या हुआ, एक दो पहले यहाँ पे एक रिंग थी, अब 2 रिंग हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रिडक्शन होगी। रिडक्शन किसकी होगी, यहाँ पे NO2 था ना, यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे NH2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन होकर NH2 बनेगा। उसके बाद सेकंड फॉर्म में हमारे पास NH2 की जगह पे यहाँ पे हमारे पास सेकंड में क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पैमाक्विन इजिली बन जाएगा। तो यहाँ पे NH है, यहाँ पे NH2 था, इसको पहले हमने रिडक्शन कराया, ठीक है। तो ये रिडक्शन वाला स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप किया हुआ, अगर आपको करना तो कर देना, ठीक है।
और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बेसिकली पैमाक्वीन और यहाँ पे ये इसका भी ये रोल रहता है, ये बाइंड करती है न्यूक्लियर प्रोटीन से और यहाँ पे जो डीएनए की डबल स्ट्रैंडिंग है उसमें इंटरकोडिंग कर देती है और उसके बाद जो डीएनए है उसका अल्टर कर देती है प्रोटोजोआ को, ठीक है, डीएनए को। अब डीएनए ही इनिबिट कर देगी, सिंपल सी बात क्या है, ये इनिबिट द बोथ डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज एंड आल्सो इनिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक क्या बोला था कि इसके ऊपर ऐसे काम कर रही है, इस स्टेजेस पे काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे स्पोरोजोइट्स के अंदर क्या कर रही है, डीएनए की सिंथेसिस को रोक रही है, ठीक है। तो हम आप ये बोल सकते हो कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आता है ऐसे, अगर मतलब इस स्टेज पे काम कर रही है, काम इस स्टेज पे कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है, इस स्पोरोजोइट्स के डीएनए को इनिबिट करके काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है 9 अमीनो एक्रिडीन डेरिवेटिव है, तो इसमें आपके पास क्यूनोएक्रिडीन HCl है। इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे इसमें एक्रिडीन डेरिवेटिव्स में, इसमें सिंपल क्या करना है, जो आर है यहाँ पे, इस आर की जगह पे आपको ये ग्रुप लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो भी क्यूनोएक्रिडीन का स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास फॉर्म हो जाएगा। अब ये थोड़ा टॉक्सिक होता है, मोर टॉक्सिक होता है, लेकिन अगर हमारे पास क्लोरोक्विनीन अगर आप इस्तेमाल करो तो ये आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास क्लोरोक्विनीन है तो आपको ये खाने की जरूरत नहीं है, और इसका यूजेस क्या है, एंटी मलेरियल है, एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो आप इतना इसके बारे में लिख सकते हो, सफिशिएंट है। अब तो हमारी ये वाली जो पूरी कैटेगरी खत्म हो चुकी है, अब हम देखने वाले हैं। देखो एंटी फोलेट्स में क्या है कि एक तरह से फोलेट मैंने आपको बताया था, इसमें बेसिकली क्या होती है कि इस अगर आप देखो यहाँ पे R1 लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आप इसकी कर दोगे R की जगह पे Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से अटैच करो तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका है ये तो क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे कोई बात नहीं, आपको एग्जाम में, लेकिन नॉलेज के लिए आपको वैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस तरह से आपको मेंशन है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको करके आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हमारे पास मिसलिनियस में हमें दिया हुआ है ये भी जो ड्रग है, 2-3 का मैंने बनाया हुआ, जो नहीं बने हुए तो एक बार प्लीज इसको एक बार देख लेना गूगल से, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी एंटीफोलेट के अंदर आते हैं, ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चर इसका दिखा देती हूँ अभी। तो यहाँ पे आपको डाई अमीनो पायरिमिडीन में ये मेंशन है, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना। ऐसे आपके पास आर्टिमीटर है, इसका स्ट्रक्चर आपको मेंशन है, ठीक है। अब वैसे तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी दिया हुआ है, क्विनोलिन का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आपको मेंशन है। तो देखो अगर आपको वैसे यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, इतना मुश्किल नहीं है, जब नोट्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली बता हुआ हम इजीली पढ़ सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, आप अपने पहले भी पढ़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी करते हो, जिसमें आपको एक बताती हूँ, जैसे एक कार्बन पे यहाँ पे कार्बन फोर्थ पोजीशन पे अगर आप डाई अल्काइल अमीनो साइड चेन अगर आप लगाते हो तो ये ऑप्टिमल कर सकती है फॉर एक्टिविटी, ठीक है, और ये ऑप्टिमल फॉर द एक्टिविटी होगी। उसके बाद जैसे अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हो हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑन वन ऑफ इथाइल ग्रुप टेट्रोअमीनो रिड्यूस द टॉक्सिसिटी। तो इस तरह से आप पढ़ लो, एक बार पढ़ लेना इसको। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन सारा किया हुआ है कि कैसे कैसे इसको कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा इजी होता है, मैं आपको बता नहीं रही, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे 8 अमीनो क्यूनिडीन की भी करनी है, तो इस तरह से आप एक्टिविटी रिलेशनशिप कर सकते हो। तो मैंने हर एक, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि यहाँ पे अगर आप सेकंड और थर्ड पोजीशन पे अगर आप कोई करते हो तो यहाँ पे एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन करो तो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। फोर्थ पोजीशन पे अगर आप करते हो कोई यहाँ पे, तो यहाँ पे मिथाइलेशन करते हो तो यहाँ पे एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है, आपका एक्टिव कंपाउंड आएगा। फिफ्थ पोजीशन पे अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ानी तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करना। सिक्स पोजीशन पे क्या होगा, 6 मिथॉक्सी इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, ठीक है। सिक्स पोजीशन पे ये जो आपका ग्रुप लगा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका 7th पोजीशन पे अगर आप कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। 8th पोजीशन पे क्या होगा, NH जो है, NH पे बहुत एसेंशियल है, NH जो है ये जो कोई NH बहुत एसेंशियल होता है। अगर 8th पोजीशन पे यहाँ पे R यहाँ पे लगाते हो कोई भी मतलब सेम ग्रुप, जैसे मान लो कि मैंने आपको पहले भी बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या करते हो आप R पे, इस R पे अगर आप ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, इस R पे देखो ये क्यूनिलीन का है और वहाँ पे 8 अमीनो क्यूनिलीन का वो था, ठीक है। तो इस R पे अगर आप ये यहाँ पे अगर ये ग्रुप लगाते हो और यहाँ पे भी अगर आप सेम इस जगह पे भी अगर आप ये सेम लगाते हो, इस वाली R पे सेम ग्रुप लगाओगे तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या होगी, मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये था एंटी मलेरिया पूरा टॉपिक, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया जो भी मतलब इसमें दिया हुआ था, ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है। इसमें 2 दिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताया, वो आपको खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। पहले हमने इटियोलॉजी देखी मलेरिया की, देन हमने जो भी ड्रग्स दी हुई थी पूरी हमने देखी है। तो यहाँ पे टोटल हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, और नोट्स आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।